नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर का हिस्ट्री। हम लोग प्रीवियस ईयर के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं। इससे पहले मैंने जो है कई सारे विश्वविद्यालय के ऑब्जेक्टिव जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसको मैंने कंप्लीट करा दिया है। आप जाकर के प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप जाकर के वीडियो को देख ले। आज हम लोग जो है आखिरी जो हमारा यूनिवर्सिटी बचा हुआ है वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा, इसका जो है हम लोग आज ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। और जो ये ऑब्जेक्टिव है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने में इस वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का बहुत बड़ा योगदान है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोगों का पहला प्रश्न, हम लोगों का जो पहला प्रश्न है वह है कि प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। तो देखिए, प्राचीन इतिहास के स्रोत को जो है हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक है हमारा पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है हमारा साहित्यिक स्रोत। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए पुराणों की संख्या कितनी है। तो देखिए पुराणों की संख्या है 18। पुराणों की संख्या कितना है? 18। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए ऑप्शन सी है, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर सी है कि सिद्धांत शिरोमणि किसकी पुस्तक है। तो सिद्धांत शिरोमणि जो पुस्तक है वो भास्कराचार्य की पुस्तक है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए आर्यभट्ट प्रथम का जन्म जो है कब हुआ था। तो 476 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए कि इतिहास का प्राचीनतम उल्लेख हमें किस वेद में मिलता है। तो देखिए इतिहास का जो प्राचीनतम वेद है वो हमें ऋग्वेद में प्राप्त होता है। मतलब प्राचीन इतिहास का जो भी उल्लेख है वो जो हमें ऋग्वेद में प्राप्त होता है। क्योंकि देखिए सबसे प्राचीन वेद भी जो हमारा ऋग्वेद है। ऋग्वेद की रचना जो है जिस काल में हुई है उस काल को हम लोग ऋग्वेदिक काल के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो सबसे प्राचीन वेद है हमारा ऋग्वेद। ठीक है। इतिहास का प्राचीनतम जो भी उल्लेख है इसी ऋग्वेद में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद देखिए सामवेद है, वो है संगीत का। देखिए पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है। पूर्व वैदिक काल में जो है ऋग्वेद की रचना होती है, इसीलिए पूर्व वैदिक काल को हम ऋग्वेदिक काल के भी नाम से जानते हैं। और बाकी जो तीन वेद है हमारे, जिसमें है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये तीनों की रचना उत्तर वैदिक काल में होती है। ठीक है। और वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है। अब देखिए सामवेद में जो संगीत का जनक है यानी संगीत के बारे में जानकारी हमें सामवेद से मिलती है। अथर्ववेद से औषधि के बारे में जानकारी मिलती है, जादू टोना के बारे में जानकारी मिलती है। यजुर्वेद वेद में हमें जो है यज्ञ संबंधी कर्मकांड के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखिए उसके बाद है हमारा कि रामायण के रचयिता कौन है। तो देखिए रामायण के रचयिता जो है वाल्मीकि जी है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। रामायण की रचना वाल्मीकि जी है। रामायण किस भाषा में लिखा गया? तो संस्कृत भाषा में है। ठीक है। अब देखिए रामायण का भी दो भाग है, एक है उत्तर भारत का रामायण, दूसरा है दक्षिण भारत का रामायण। उत्तर भारत का जो रामायण है उसके रचयिता है वाल्मीकि जी। ठीक है। और दक्षिण भारत के जो रचयिता है वह है हमारे कम्बन जी। ठीक है। उसके बाद देखिए उत्तर भारत का रामायण जो है संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। दक्षिण भारत का जो रामायण वो तमिल भाषा में लिखा हुआ है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए महाभारत के रचयिता है वेद व्यास जी। ठीक है। और महाभारत भी जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया है। यहाँ तक क्लियर है। तुलसीदास ने क्या लिखा है? रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। ठीक है। सूरदास जी जो ब्रज भाषा का प्रयोग करते हैं, कृष्ण भगवान के बारे में ज्यादातर लिखते हैं। ठीक है। और सूरदास जी जो है अकबर के समकालीन थे। ठीक है, याद रखिएगा। यहां तक क्लियर है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। एहोल अभिलेख किसका है या किसने
किससे संबंधित है? तो देखिए एहोल अभिलेख है जो रवि कृति से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद देखिए हरिसेन, हरिसेन का संबंध जो है, हरिसेन का जो संबंध है वो जो है इलाहाबाद प्रशस्ति से है, ठीक है। इलाहाबाद प्रशस्ति से जो है हरिसेन का संबंध है। तो हरिसेन का संबंध जो है वो हमारा जो है, हरिसेन का संबंध किससे है? तो इलाहाबाद प्रशस्ति या प्रयाग प्रशस्ति, ये मैं कई बार बता चुका हूं आपको, इससे पिछले भी जो वीडियो मैंने बनाया उसमें भी बताया है, ठीक है। और हरिसेन याद रखिएगा समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। समुद्रगुप्त जो है गुप्त काल के जो है गुप्त सम्राट थे, ठीक है। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त है, ठीक है। उसके दरबारी कवि जो है हरिसेन है, याद रखिएगा। और इन्होंने जो है ये जो इलाहाबाद या प्रयाग प्रशस्ति जो है इसको जो है अशोक स्तंभ है आपका प्रयागराज यानी इलाहाबाद में, उसमें जो है इसको उत्कीर्ण करवाया था, ठीक है, संस्कृत भाषा में, ठीक है। तो याद रखिएगा कि हरिसेन का संबंध जो है गुप्त काल से है। ये किसके दरबारी कवि थे? तो समुद्रगुप्त के, ठीक है। अच्छा, एहोल अभिलेख और माफ कीजिएगा इलाहाबाद प्रशस्ति, और जो है हमारा कौन सा इलाहाबाद प्रशस्ति या फिर प्रयाग प्रशस्ति, ये दोनों जो भी हो एक ही नाम है, इलाहाबाद प्रशस्ति बोलिए या प्रयाग प्रशस्ति बोलिए। इसको जो है प्रयागराज में अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण करवाया था, और किस भाषा में? तो संस्कृत भाषा में, ठीक है। हरिसेन वाला हो गया। तो एहोल अभिलेख से किसका संबंध हो गया? रवि कृति का, ठीक है। और इलाहाबाद प्रशस्ति या प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किससे हो गया? हरिसेन से। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख किसका है? रुद्रदामन का, ठीक है। उसके बाद देखिए पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया? पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पंचतंत्र किसके द्वारा? तो विष्णु शर्मा के द्वारा, ठीक है। वान भट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो हर्ष के, ठीक है। इन्होंने हर्षचरित लिखा है, ठीक है, याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट, ठीक है। वान भट्ट का संबंध किससे है? तो हर्षवर्धन से है। इन्होंने क्या किया था? जो आप इनके जो भी दरबार में रहते थे, ठीक है, अपने आश्रयदाता यानी कि हर्षवर्धन पर एक जीवनी लिखा, उस जीवनी का नाम है हर्षचरित। तो हर्षचरित के रचयिता कौन है? वान भट्ट। और वान भट्ट किसके दरबार में रहते थे? तो हर्षवर्धन के, याद रखिएगा। पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश का शासक है, ठीक है। चाणक्य या कौटिल्य बोले, इन्होंने अर्थशास्त्र लिखा। और जो मौर्य काल से इनका संबंध है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। मौर्य काल से इनका संबंध है, ठीक है। अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखा, ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा, ठीक है। अच्छा, वान भट्ट ने क्या लिखा? तो हर्षचरित लिखा। पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश का शासक, पृथ्वीराज प्रथम को ही चौहान कहा जाता है, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। उसके बाद देखिए पृथ्वीराज चौहान या चौहान वंश का शासक, ये पिछले वीडियो में मैंने बता दिया हूं, आप लोग देख लीजिएगा इससे रिलेटेड जो भी है, ठीक है। उसके बाद देखिए विष्णु शर्मा, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला, एग्जाम में कई बार देखने को मिलता है। उसके बाद देखिए कौन सा प्रश्न होगा उसके बाद। अच्छा, यहाँ पे किसे वर्तमान वाराणसी के नाम से जाना जाता है? तो देखिए वाराणसी, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, अभी मैं प्लेलिस्ट पे उसको जो है अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। ये काफी इंपॉर्टेंट है। मगध साम्राज्य के बारे में अक्सर जो है राज्य और राजधानी पूछे जाते हैं, जिससे लोगों को काफी कंफ्यूजन होता है और वो इस एक नंबर को छोड़ देते हैं, जिसका एग्जाम में जो है प्रभाव देखने को पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए। तो देखिए वाराणसी का क्या हो जाएगा? तो वाराणसी का काशी होता है। काशी कैसे बोलेंगे? काश वो बनारसी साड़ी पहन के आती, तो काश से काशी, वाराणसी से बनारसी साड़ी से बनारसी, ठीक है। काश वो बनारसी साड़ी पहन के आते, तो काशी का वाराणसी, ठीक है। तो वर्तमान में वाराणसी का नाम काशी है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। तक्षशिला कहाँ पे है? ये भी देखिए, काशी हो गया, तक्षशिला। तो आपको देखिए शिला देखिए, कोई भी हथियार को हम लोग धार करते हैं किस पे? शिला पे। कोई भी हथियार को हम लोग क्या धार
धार यानी कि गांधार, ठीक है, धार से याद रखिए गांधार, और शिला मतलब पत्थर। तो शिला, तक्षशिला की राजधानी जो है, गांधार की राजधानी तक्षशिला, ठीक है। काशी की राजधानी वाराणसी, ठीक है। तो तक्षशिला वर्तमान में भी पाकिस्तान में है, ठीक है। गांधार की राजधानी है वो, ठीक है। तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान, ठीक है। उसका नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे है? नालंदा विश्वविद्यालय है आपका कहाँ पे? पाटलिपुत्र पटना वाला। विक्रमशिला भागलपुर बिहार, ये सारे विश्वविद्यालय हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी काशी का राजधानी, वाराणसी की राजधानी कौन सा है? काशी, यानी काशी की राजधानी वाराणसी, वाराणसी का ही नाम काशी है, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारतीय संस्कृति की विशेषता है, ये अधिकतर ये क्या है? प्राचीनतम है। भारतीय संस्कृति क्या है हमारा? प्राचीनतम है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया है। आप अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।